एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ये है हमारी प्री एनसीईआरटी सीरीज, बेस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। चीजों को अच्छे से समझेंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे एंड उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करके अपने नोट्स बनाएंगे एंड आंसर राइटिंग करेंगे तो बोर्ड्स के लिए एकदम पक्का से डन हो जाएंगे। चलिए चैप्टर 3 का नेम पहले डिस्कस करते हैं। ये किनशिप क्या है मैम? किनशिप का मतलब क्या है? किंगशिप तो सुना है भाई। किंगशिप क्या होता है? जो किंग है ना, उससे रिलेटेड किंगशिप हो गई वो, है ना। किनशिप का मीनिंग है फैमिली रिलेशंस, ठीक है। किनशिप यानी कि फैमिली टाइज, रिलेशंस। कास्ट क्या है मैम? सोशल ग्रुप। जैसे कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया क्या है भाई? ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, दैट इज कास्ट। क्लास क्या है? क्लास हो गया भाई, हम कह सकते हैं ना, कहते हैं ना मिडिल क्लास, इनकम पे बेस्ड हो गया। एलीट क्लास एजुकेशन पे बेस्ड हो गया, इन सब फैक्टर्स पे। तो भाई कास्ट हेरिडिटरी होता है, यानी कि बाय बर्थ होता है। आप जहां पे पैदा हुए हैं वहां से कास्ट आपकी डिराइव होती है। क्लास, आप भाई पढ़ लिख के अफसर बन गए तो आप एलीट क्लास हो जाएंगे, है ना जी। आपने कुछ नहीं किया तो मिडिल क्लास रहेंगे। तो ये हमारा किनशिप, कास्ट एंड क्लास का नाम तो सबको समझ में आ ही गया है। बेसिक टर्म्स है, पता होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर में आगे काम आएंगी। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली सोसाइटीज। अच्छा जी, चैप्टर की टाइमलाइन क्या दी गई है? 600 BCE टू 600 CE। एक बात क्या नोट करी हमने, चैप्टर 2 की भी टाइमलाइन सेम है मैम, है ना। चैप्टर 2 में भी यही लिखा है, जो चैप्टर का नेम है उसके नीचे टाइमलाइन दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपको पता चलता है अच्छा हम इस समय की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में हमने क्या बात करी? चैप्टर 2 में आप नेम देखेंगे ना, एक बार अपनी बुक्स खोलिए, साथ में आपको एक सिंपल सी चीज बता देते हैं। चैप्टर 2 में क्या लिखा है? अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। अर्ली सोसाइटीज की जगह स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। स्टेट से क्या समझ आ रहा है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने देखा, कौन डिफरेंट किंग्स थे, कौन से एम्पायर्स बने, और इकोनॉमीज देखी हमने, है ना। कॉइन्स देखा, ट्रेड देखा। लेकिन थर्ड चैप्टर में हम सेम टाइम पीरियड की सोसाइटीज देख रहे हैं। सोसाइटी यानी कि सोशल नेचर। भाई कैसी फैमिलीज थी, राइट, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिलीज थी, सोसाइटी में क्या कोई कास्ट सिस्टम था, क्लासेस कितनी थी, सोशल डिफरेंसेस हम अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे ऑफ द सेम टाइम पीरियड। समझे बात? 6th century BCE टू 6th century CE। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज समझनी है, सिंपल सी चीज है कि भाई किस चीज का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी को जान रहे हैं। हिस्टोरियंस किस चीज को पढ़ रहे हैं या क्या देख रहे हैं जिनसे उन्हें इतनी पुरानी 600 BC से 600 CE की सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है भाई, सोशल बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ के? टेक्सचुअल सोर्सेज। तो सोर्सेज क्या है? टेक्स्ट, लिखित में लिखे हुए रिटन सोर्सेज जो हैं उनको पढ़ के हिस्टोरियंस ने पूरा ये सब डिस्कवर किया कि कैसी सोसाइटी थी उस टाइम, और उसी इंफॉर्मेशन से हम ये वाला चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो बहुत अच्छे। चलिए जी, तो टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट थे, जैसे आपकी बुक है ये टेक्स्ट है ना। जो भी रिटन मटेरियल होता है वो टेक्स्ट होता है। उनमें क्या मिला? नॉर्म्स मिले, यानी कि रूल्स मिले ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि उस टाइम के लोगों को क्या नॉर्म्स दिए जाते थे कि आपको सोसाइटी में ऐसे रहना है, क्या अच्छा माना जाता था, क्या बुरा माना जाता था। टेक्स्ट डिस्क्राइब अबाउट सोशल सिचुएशंस। भाई एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी सोसाइटी में, और प्रैक्टिसेस क्या क्या होती थी सोसाइटी में, ये भी हमें उस टेक्स्ट में मिलता है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट की एक बात कर रहे हैं हम, मेजर सोर्स, वो है हमारी महाभारत। Mahabharata is one of the greatest source of our early
पीरियड, जो पीरियड हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, उसके बारे में हमें बहुत कुछ किससे पता चला है? महाभारत से, राइट। महाभारत, राइट, बहुत अच्छे। सो महाभारत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्सचुअल सोर्स। समझे बात? बच्चा एक ना एक क्वेश्चन, चाहे आपका वो शॉर्ट हो चाहे आपका वो लॉन्ग हो, महाभारत से रिलेटेड 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट महाभारत। वैसे तो पता होना चाहिए भाई, राइट, जो फॉलो करते हैं हिंदुइज्म को उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए, राइट, लेकिन बेसिक से थोड़ा जान लेते हैं। जो बेसिक स्टोरी है वो अभी आपको बताऊंगी, पहले थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए वो देखते हैं। महाभारत हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सोशल हिस्ट्रीज। हिस्टोरिकल टाइम में, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में सोसाइटी कैसी होती थी, यह हमें महाभारत से पता चलता है। महाभारत इज अ कोलोसल एपिक with over 100,000 वर्सेस। अच्छा जी, कोलोसल यानी कि बहुत बड़ी, लार्ज, ठीक है। एपिक यानी कि आप बात कर लो टेक्स्ट या फिर स्टोरी, ठीक है, बहुत लार्ज ये स्टोरी है, ये टेक्स्ट है, राइट, एपिक है, जिसमें 1,00,000 स्टैंजाज हैं। वर्सेस यानी कि स्टैंजा, पोयम में पढ़ते हैं ना, 1, 2, 3, 4 लाइन का एक स्टैंजा होता है, तो 1,00,000 से ज्यादा स्टैंजाज हैं। समझ गए बात? महाभारत वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 years। 1000 साल लगे महाभारत को कंपोज करने में। कितना, कौन सा टाइम पीरियड था? 500 BCE टू 500 CE, 5th century BCE टू 5th century CE। समझे बात? इस टाइम पीरियड में महाभारत कंपोज हुई। क्लियर? बहुत अच्छे। अभी जानेंगे कैसे कंपोज हुई, क्या हुआ अभी देखेंगे। महाभारत डिपिक्ट्स अ वाइड रेंज, वेराइटी, वाइड रेंज यानी कि बहुत वेराइटी, अलग अलग प्रकार की सोशल कैटेगरीज, जिनसे हमें पता चलता है अच्छा ऐसा होता था, ये हमारी कास्ट थी, ये क्लास थी उस टाइम, एंड सिचुएशंस। समझे बात? सेंट्रल स्टोरी की बात करते हैं। सेंट्रल स्टोरी, बेसिक अगर हम महाभारत की बात करें तो भाई 2 कजन्स थे, 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स, राइट, सिर्फ 2 कजन नहीं, यानी कि उनके आपस में भाई भी थे, राइट, कौरवास एंड पांडवास, राइट। उनमें जो वॉर चली उसको महाभारत बोला गया है। ओवर लैंड एंड पावर, थ्रोन पे कौन बैठेगा, राइट। The text contains sections laying down norms of behavior for various social groups। महाभारत में बताया गया है कि अगर आप इस सोशल कैटेगरी से हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, या फिर क्या क्या रूल्स लिखे हुए थे कि भाई सिर्फ ब्राह्मणास और क्षत्रियास थे जिनको हम कह सकते हैं कि ये सब अलाउड था। अगर आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है तो आपको पता होगा कैसे जो कर्ण थे, राइट, उनका सोशल स्टेटस अलग था, तो दैट इज वाई उनको कितना ज्यादा डिफरेंस फील करने को मिलता था और कितने ज्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आती थी, राइट। तो यही सब हमें इस स्टोरी को पढ़ के समझ में आता है। चलिए, जो बेसिक सेंट्रल स्टोरी है उसमें भाई धृतराष्ट्र वाज द एल्डर ब्रदर एंड उनके यंगर ब्रदर थे पांडु, ठीक है। हस्तिनापुर वाज द प्लेस, राइट। तो भाई धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे, तो पांडु जो उनके यंगर ब्रदर थे उनका जो है हक बना हस्तिनापुर के राजा बनने का, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि पांडु की हो जाती है डेथ, प्रीमेच्योर, समय से पहले डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, क्योंकि अभी इनके जो बेटे हैं पांडवास वो छोटे थे, तो धृतराष्ट्र ही राजा बन जाते हैं, वही उस गद्दी पे बैठते हैं, थ्रोन उनके पास होती है, राइट। तो अब भाई कौरवास और पांडवास बड़े हो गए, ये इनके बेटे हैं, ठीक है, कजन्स हैं, ये भाई हैं, है ना। तो भाई अब ये जो प्रिंसेस हैं ये बड़े हो गए, तो लोग कहने लगे कि हमें तो पांडवास चाहिए, कि भाई जो पांडव हैं वो अब गद्दी पे बैठ जाएं और तख्त संभालें, राइट। लेकिन अब कौरवास को हो गई जेलेसी कि भाई वो अपने पापा को बोलते हैं, जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि क्योंकि आप
में तो डिफेक्ट था, इसीलिए आपको थ्रोन मिली नहीं, है ना। और अब अगर पांडवास के पास चली गई थ्रोन, तो भाई फिर उनके बेटों के पास जाएगी, फिर उनके बेटों के पास जाएगी। हम तो कहीं भी जो ये है रॉयल सक्सेशन का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। तो इस पावर की लड़ाई, इस वॉर सिचुएशन को हम कह सकते हैं महाभारत में जो बदली। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो भाई महाभारत में कहानी थी जो सुनते 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 जनरेशन बाय जनरेशन चली, राइट। तो अब क्या हुआ, कैसे हमने जो फाइनल कि क्या हुआ था वो हिस्टोरियंस ने तय किया कि कौन सी कहानी सच है क्या झूठ है, देखते हैं। तो देखो, क्रिटिकल एडिशन यानी कि भाई अभी बताती हूँ, सारी जो स्टोरीज थी, जितनी भी कहानियां सुनी थी ऑल ओवर इंडिया, राइट, पहले तो उनको लिखा गया था, फिर उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मंगवाया जगह जगह से और सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ा, फिर देखा कि अच्छा हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट में ये सेंट्रल स्टोरी तो कॉमन है, यानी कि ये सच है। कुछ कुछ चीजें अलग थी हर एक कहानी में। ऐसा होता है ना, आप अपनी फ्रेंड को कोई चीज बताओगे, वो आगे किसी और को बताएगी तो हो सकता है तड़का लगा दे, कुछ अलग बता दे, है ना। तो ऐसे ऐसे कहानियों में थोड़े रीजनल डिफरेंस आ जाते हैं। तो अभी तो समझते हैं द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, ये है क्रिटिकल स्टडीज इन द महाभारत। ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था, was prepared by a team of scholars of Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune. Very important for your MCQ. यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रिपेयर किया। अच्छा जी, कौन थे इस टीम के लीडर? इस टीम के लीडर थे द इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. Sukthankar. Very important, very important. V.S. Sukthankar was the Indian Sanskritist, the leader of this team, जो critical edition of महाभारत बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? They collected manuscripts of the text, भाई written in a variety of languages from different parts of the country। तो इन्होंने क्या किया? All over India जो भी written material available है महाभारत के ऊपर, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मंगवाई, उन सबको पढ़ा, राइट, कंपेयर किया। द टीम कंपेयर्ड वर्सेस यानी कि स्टैंजास, पैराग्राफ्स फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट। दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स, राइट। जितनी सेम चीजें थी वो कंफर्म हो गई कि ये तो हुआ था, राइट, ये सही है, राइट। एंड इन सारे स्टैंजास को इन्होंने सेवरल वॉल्यूम्स यानी कि सेवरल बुक्स, सेवरल पार्ट्स में लिखा, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस, 13,000 पेजेस की ये जो फाइनल वो थी लिखी, क्रिटिकल एडिशन लिखा। कितने साल लग गए? 47 ईयर्स लग गए क्रिटिकल एडिशन को बनने में, राइट। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत टेक्स्ट, राइट। जो जो कॉमन एलिमेंट्स थे, जैसा हमने देखा भाई, कॉमन जो चीजें थी वो कंफर्म हो गई कि ये हुआ था, वो हमारे क्रिटिकल एडिशन में आ गई। कुछ कुछ चीजें अलग भी थी रीजन के हिसाब से, किसी रीजन में कुछ बोला गया, किसी रीजन में कुछ। तो ये जो वेरिएशंस थी, ये जो अलग अलग चीजें थी, इनको फुटनोट्स में आपने देखा होगा, बुक में यहाँ लिखा होता है ऐसे फुटनोट्स, जो नीचे की तरफ होते हैं वो फुटनोट्स होते हैं, उसमें इन्होंने जो वेरिएशंस थी, अलग अलग चीजें थी, वहां डाल दी। एंड अपेंडाइसिस, राइट, ये होती है कि एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए मटेरियल एट द एंड ऑफ द बुक डाल दिया, राइट, ताकि आप मेन टेक्स्ट के साथ अगर इंटरेस्टेड हो तो रीजनल वेरिएशन भी पढ़ सकते हो। समझे बात? दिस इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। चलिए जी, अब जानते हैं कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या कैसी फैमिलीज थी, मैरिज के क्या रूल्स थे, सब कुछ जानते हैं। तो भाई महाभारत के पीरियड के दौरान फैमिलीज कैसी होती थी? द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, है ना। फैमिली बेसिक यूनिट थी, यानी कि बहुत कॉमन थी, हर किसी की एक फैमिली होती थी। ऑल फैमिलीज वर नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग तरीके की फैमिलीज होती थी, किसी की जॉइंट, किसी की हो सकता है न्यूक्लियर, राइट। डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स, अलग अलग मेंबर्स होते थे, किसी के में कम, किसी के में ज्यादा, किसी के में बहुत ज्यादा। वो जो फैमिली मेंबर्स होते थे फूड और रिसोर्सेज शेयर करते थे, कॉमन सी बातें हम रिलेट कर सकते हैं। रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, साथ में पूजा पाठ करना, जो भी उनका रिचुअल है। और फैमिलीज आर पार्ट्स ऑफ किन फोक। किन फोक क्या है? देखो,
छोटे से बड़े पे चलेंगे, कुल यानी कि फैमिलीज, ठीक है। किनफोक, किनफोक है आप लगा लो एंसेस्ट्री जो चलती आई है, राइट। एक कॉमन एंसेस्टर है, दादा सेम है, परदादा सेम है, परदादा सेम है जिनका, राइट। तो किनफोक एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर फैमिली एक छोटी यूनिट है, राइट। फिर आपकी आ जाती है वंशा विच इज लीनिएज, है ना। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी अभी हम आगे देखेंगे, पेट्रीलिनी और मेट्रीलिनी। प से पापा, म से मम्मा। तो पेट्रीलिनी यानी कि पापा से डिसेंट है बेटे का, राइट। सो फादर टू सन चलेगा, फिर सन का जो सन होगा ग्रैंडसन वो होगा, राइट। तो फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, ऐसे जो है डिसेंट चलेगा, जैसे आपने देखा महाभारत में, राइट। जो राजा है उसका बेटा बनेगा किंग, फिर उस बेटे का बेटा बनेगा किंग, राइट। एंड मेट्रीलिनी इसकी मदर के थ्रू डिसेंट होगा, राइट। वहां पे मेन जो है आप मदर का ही नेम फॉलो कर रहे हैं, मदर से डिसेंट ट्रेस होगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अब चलते हैं रूल्स ऑफ मैरिज पे। तो भाई जैसे हम देख पा रहे हैं कि पेट्रीलिनी ज्यादातर फॉलो होती थी महाभारत के पीरियड में। तो सन्स जो बेटे हैं, शुरुआत से ही आपने देखा है कहाँ से ये चीज शुरू हुई, जो अब हम कहते हैं कि सन्स एंड डॉटर्स को इक्वल मानते हैं। Sons were important and daughters had no claims to resources of the household. Daughter का अपना कुछ नहीं था, जो भी उसका घर है, जो भी चीजें हैं वो डॉटर की नहीं है, वो सन की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन आगे जो है वो अपने पापा का फॉलो करेगा, लीनिएज, पेट्रीलिनी, समझे। मैरिंग देम, अच्छा लड़कियों की शादी कहाँ होती थी, फैमिलीज आउटसाइड द किन was considered desirable, इसको बोलते हैं हम एक्सोगेमी। तो भाई मैरिज क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, पाकिस्तानी सीरियल देखते हो तो मुस्लिम्स में क्या होता है, विद इन फैमिली कजन्स में शादी हो जाती है, दैट इज एंडोगैमी, कि आप अपनी फैमिली में ही, किन फोक में ही, लार्जर फैमिली हो गई ना, कजन्स वगैरह, किन फोक हो गया, उसमें शादी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे महाभारत पीरियड में मोस्ट कॉमन क्या था, एक्सोगैमी, राइट। तो विद इन द फैमिली शादी करना, कजन्स में, किनफोक में, दैट इज एंडोगैमी, अंदर, एंडो, एक्सो इज फैमिली से बाहर, जो प्रेवेलेंट था इस टाइम पे, राइट, आउटसाइड द किन। क्लियर। कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। कन्यादान करी जा रही है, राइट। आप अपनी कन्या का दान कर रहे हो, राइट। जो शादी में हम करते हैं बेटी को देना, दैट इज कन्यादान, राइट। आगे चलते हैं। चलिए जी, हमारा पेट्रीलिनी वाला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पेट्रीलिनी हमने समझ लिया क्या है, राइट। पापा से बेटा, बेटे से पोता, पोते से परपोता, ऐसे जो है डिसेंट चलेगा, राइट। चलिए, तो पेट्रीलिनी एग्जिस्टेड बिफोर महाभारत, महाभारत से पहले 6th सेंचुरी से ही पेट्रीलिनी चलती आई है। महाभारत हमारी ये 600 BC से चलती आई है, महाभारत हमारी 500 BC से लिखी गई। क्लियर, बहुत अच्छे। इट इज अ मेल डोमिनेटेड सिस्टम, राइट। पापा से पेट्रीलिनी मेल, क्लियर। ओनली सन्स, केवल जो बेटे हैं उनका हक होता था फैमिली के रिसोर्सेज पे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, राइट। सो ओनली सन्स कुड क्लेम, अपना हिस्सा रिसोर्सेज में ले सकते थे। जो तख्त है, गद्दी है, थ्रोन है, इन केस ऑफ अ किंग और अ प्रिंस, वो एल्डेस्ट सन का हक होता था, जो बड़ा बेटा है उसके पास जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कंफर्म क्या कर रही है ये चीज, महाभारत में कुरुक्षेत्र वॉर के बाद पांडवास जब जीत गए तो युधिष्ठिर, द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास, असेंडेड द थ्रोन। चलिए जी, गलती से मिट गया हाथ लग के, आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ पेट्रीलिनी स्ट्रेंथन्ड बाय महाभारत, स्ट्रेंथन्ड यानी कि रिकन्फर्म्ड, क्योंकि महाभारत में जो भी हमने ये पहले रूल्स देखे पेट्रीलिनी के, ये सब फॉलो होते दिखाई दिए। पेट्रीलिनी फॉलोड बाय वेल्दी फैमिलीज एंड ब्राह्मणास। कौन फॉलो करते थे पेट्रीलिनी, जो एलीट क्लास है, वेल्दी रिच फैमिलीज हैं और ब्राह्मणास। क्लियर। अच्छा जी, जैसे कि हमें ऋग्वेद में मिलता है कि लोग ना इंद्र से क्या मांगते थे, क्या प्रे करते थे देवता से, फाइन सन्स दो, हमें बेटे दो, ठीक है, बहुत
समझदार बेटे दो, काबिल बेटे दो, राइट? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जो रिकन्फर्म कर रहा है दैट सन्स वर इंपॉर्टेंट। आदि परवान ऑफ संस्कृत महाभारत, आदि परवान इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत। इसमें डिस्क्राइब किया गया है क्यों ये लड़ाई हुई थी, वाई किनफोक क्वारल्ड एंड द आइडियाज ऑफ पेट्रिलिनियल सक्सेशन ऑफ थ्रोन। जो मैंने आपको सेंट्रल स्टोरी बताई ये आपका सोर्स में है, सोर्स में जो मैंने बताया ना, कौरवास पांडवास, राइट? वो बहुत अच्छे। तो इससे भी पता चल रहा है सारी लड़ाई पेट्रिलिनी थी। मैरिजेस की बात करते हैं अब। चलिए जी, मैरिजेस की बात करते हैं। 4 टाइप की मैरिजेस बताई गई हैं। एंडोगैमी, मैरिज विद इन अ यूनिट, अपनी किन फोक के अंदर, फैमिली के अंदर, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, किन ग्रुप, कास्ट ग्रुप इन अ लोकेलिटी। एक्सोगैमी, आउटसाइड द यूनिट, आउटसाइड द फैमिली। पॉलीगेनी, दिस इज अ मैन हैविंग सेवरल वाइव्स। पॉलीगेनी है ना कि एक मैन है, एक ग्रूम है और उसकी 2-4 ब्राइड्स हैं, उसकी काफ़ी वाइव्स हैं। और पॉलीएंड्री इज जब वुमेन के सेवरल हस्बैंड हो, 2-4 पति हो, जो कि देखने को ही नहीं मिलता है, राइट? सो दीज आर द 4 टाइप्स। कीवर्ड्स हैं, पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ है भाई। अब हमारे धर्मशास्त्रास में कितनी तरीके की मैरिजेस लिखी गई हैं? 8 फॉर्म्स, 8 तरीके की जो मैरिजेस हैं वो ब्राह्मणास ने हमारी धर्मशास्त्रास में, राइट, जो हमारी टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, उसमें लिखी गई हैं। 4 अच्छी हैं और 4 बुरी हैं, ठीक है? 4 गुड, 4 बैड। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, कन्यादान, आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट्स एंड जूल्स, उसको गिफ्ट्स देना, ज्वेलरी देना, अच्छे कपड़ों में, महंगे कपड़ों में ड्रेस करवा के अपनी कन्या का दान करना, राइट? टू अ मैन लर्नड इन द वेद whom the father himself invites, ठीक है? जिसको खुद जो पापा है, जो फादर है, वो अपनी मर्जी से दूल्हा चुन के खुशी खुशी कन्या का दान कर रहा है, दैट इज द बेस्ट ब्रह्म विवाह। उसके बाद प्रजापत्य विवाह, फादर गिव्स हिज डॉटर टू ग्रूम विदाउट डाउरी एंड ब्राइड प्राइस, विदाउट एनी दहेज, विदाउट एनी ब्राइड प्राइस, राइट? जहाँ पे भी जो भी लेन देन है, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से, वो नहीं हो रहा है, दैट इज प्रजापत्य विवाह, ऑल्सो कंसिडर्ड गुड। अर्श विवाह, फादर गिव्स हिज डॉटर टू ग्रूम आफ्टर रिसीविंग अ पेयर ऑफ बुल एंड काउ, राइट? थोड़ा सा हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीक यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है? थोड़ा सा लेन देन हुआ है लेवल पे। दिवा विवाह, फादर गिव्स हिज डॉटर टू अ प्रीस्ट ग्रूम, राइट? जो प्रीस्ट है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लोग हैं, राइट? तो प्रीस्ट ग्रूम उनको अपनी डॉटर की वहाँ शादी करना। अच्छा जी, नेगेटिव पे आ जाइए। गंधर्व विवाह, ट्रेडिशनल लव मैरिज, राइट? जहाँ पे फैमिली हैप्पी नहीं है एंड जो डॉटर है उसने या जो ग्रूम है उसने चुना है पार्टनर। असुर विवाह, फादर रिसीव्स ब्राइड प्राइज फ्रॉम ग्रूम एंड गिव्स डॉटर टू ग्रूम। असुर विवाह जहाँ पे सिर्फ लड़की वाले जो हैं उन लड़के वाले लड़की वालों को दे रहे हैं, ब्राइड प्राइस बोला जाता है उसको। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है कि लड़के वालों को दहेज मिलता है, कई जगह पे लड़की वालों को दहेज मिलता है, नोन एज ब्राइड प्राइस, ये भी गलत माना गया है। राक्षस विवाह, कैप्चरिंग द गर्ल एंड फोर्सिबल मैरिज बाय ग्रूम, किडनैप करके जबरदस्ती विदाउट एनी कंसेंट। पैशच विवाह, चीटिंग बाय अ मैन एंड फोर्सेस द गर्ल टू मैरी हिम, धोखा देके फिर आप फोर्सिबली शादी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो आप थ्रू आउट द चैप्टर सुनोगे तो कंफ्यूज ना हो क्या है भाई। पहली बात तो बोथ आर टेक्स्ट्स रिटन बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मणास, है ना, राइट? लीगल टेक्स्ट्स, लीगल भाई लॉ भी इसमें लिखा गया है, नॉर्म्स भी लिखे गए हैं, है ना, रूल्स जो होते हैं,
राइट, सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में कैसे रहना है, सब कुछ क्या डिजायरेबल है, ये सब मिलता है ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लाइफ। धर्म सूत्रा, सूत्रा यानी कि प्रोज, प्रोज यानी कि आप मान लो सिंपल लाइंस, ठीक है, पैराग्राफ, इसको हम सूत्र बोलते हैं, तो धर्म सूत्रास है। दिस वाज द अर्लीस्ट टेक्स्ट, राइट। एंड धर्मशास्त्रास, श जहां आ गया यानी कि श्लोक, श्लोक क्या होते हैं, थोड़ी सी राइमिंग करते हैं पोएट्री फॉर्म में, राइट। तो जो प्रोज सिंपल लाइन रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में वो धर्मसूत्रास हैं, और जिनको थोड़ा सा राइमिंग श्लोक की तरह डाल दिया वो धर्मशास्त्रास में है, राइट। है जो सब्जेक्ट मैटर वो सेम है, राइट। पोएट्री श्लोक्स इन धर्मशास्त्रा, प्रोज रिटन टेक्स्ट सिंपल इन धर्मसूत्रास, क्लियर, रिटन बाय ब्राह्मणास। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए जी, सो धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, ब्राह्मणास compiled codes of social behavior and norms in Sanskrit texts known as the Dharma Sutras and Dharma Shastras। अभी हमने यही चीज पढ़ी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मनुस्मृति, मनुस्मृति इज अ धर्मशास्त्र, राइट, जो 200 BCE से 200 CE तक थी, राइट, बनी उस टाइम में। दे रिकॉग्नाइज्ड एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जो हमने पढ़ा, 4 गुड एंड 4 बैड, राइट। द फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड गुड while the remaining were condemned, condemned यानी कि बुरी मानी जाती थी। समझ गए बात, बहुत अच्छे। These are our Vedic seers, राइट, दीज आर द ब्राह्मण्स, आप देखेंगे जिनके नेम्स पे गोत्र भी बने हैं, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र एंड जमदग्नि, राइट। तो गोत्र अभी हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणास क्लासिफाइड पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्रस, ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर, वैदिक सीर यानी कि ऋषिज, जिनको नॉलेज होती थी, जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखे, राइट। अच्छा, 2 मेन गोत्र रूल थे फॉर विमेन। सबसे पहला था कि भाई जब आपकी शादी होगी तो आपको अपने पापा का गोत्र छोड़ के जो आपके हस्बैंड का गोत्र है वो अपनाना है, जैसे कि हम देखते हैं सरनेम चेंज करना, राइट। सो विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप their father's गोत्र and adopt that of their husband on marriage। रूल नंबर 1 है ये। रूल नंबर 2 क्या है, जो सेम गोत्र के मेंबर्स हैं वो शादी नहीं कर सकते, यानी कि क्या बोल दिया गया, एक्सोगैमी, एक्सोगैमी को प्रोत्साहित किया गया, फेवर किया गया। सेम गोत्र, सेम सरनेम, सेम रिलेशन के लोग शादी नहीं कर सकते। दीज आर द 2 रूल्स ऑफ गोत्र फॉर विमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब ये सब तो ब्राह्मणास ने बोला है, ये सब हमारे धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास में लिखा हुआ है। क्या सब लोग इसे फॉलो करते थे? मेजरली हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे, कुछ ऐसे सेक्शंस भी थे जो ये फॉलो नहीं करते थे। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सतवाहनास। सतवाहनास हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में, राइट। तो जो सतवाहन डायनेस्टी थी वो उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं जो वो करते थे वो काफी ज्यादा अलग होता था, अपोज होता था, ऑपोजिट होता था जो ब्राह्मणास ने लिखा है उसके। जैसे कि सतवाहना क्वींस हैड देयर फादर्स गोत्रास इवन आफ्टर देयर मैरिज, वो सरनेम चेंज नहीं करती थी जो सतवाहन की क्वींस थी, राइट। एंड भाई बहुत सारी जो क्वींस हैं उनकी सेम गोत्र में भी शादी हुई है, यानी कि एंडोगैमी भी हुई है। तो भाई दोनों ही गोत्र के रूल्स को डिफाई करा किसने? सतवाहनास ने, राइट। और भाई सतवाहनास ऑल्सो हैड मैरिज रिलेशंस विद शाखास। शाखास कौन थे? जो आउटसाइडर्स थे, जिनको आउटकास्ट्स माना जाता है ना। Those who did not fit into this Brahminical code of conduct and the caste system, outsiders, right? Because these were the nomadic people जो ईरान साइड से आए थे, है ना, ट्रैवल करके, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आ भी सकता है यार, CBSE बहुत फिरकी ले रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, वर मदर्स इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज? हमारी 6th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE तक क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी? देखते हैं जरा। भाई महाभारत में जो स्टोरी है गांधारीज एडवाइस टू दुर्योधन,
पहले वो जान लेते हैं, थोड़ा हमें कंटेक्स्ट समझ आएगा। तो भाई जो आपका सोर्स नंबर 5 है पेज 60 पे, उसमें ये बताया कि गांधारी ने, जो मदर थी दुर्योधन की, क्या एडवाइस दी। उन्होंने यही बोला जो हरमा बोलती है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वॉर से कुछ नहीं होगा, राइट, पीस और सेटिस्फैक्शन में ही जो है सबका भला है, राइट, अपने भाइयों से भी बना के रखो, सब अच्छे से जीवन जियो, लेकिन वॉर में ना ही किसी का धर्म है, ना ही किसी का प्रॉफिट है, और ना ही किसी की खुशी है, हैप्पीनेस है, और ज़रूरी नहीं कि आप ही की जीत हो, राइट। डिस्पाइट लिसनिंग टू दैट एडवाइस क्या हुआ, वॉर हुई, राइट। सो ही डिड नॉट फॉलो हिज मदर्स एडवाइस, तो मे बी मदर्स एडवाइस वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन दैट टाइम, राइट। सतवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। अब भाई यहीं पे जिनकी हम बात कर रहे थे, जो कि ऑपोजिट करते हैं जो ब्राह्मणास ने लिखा है उससे, वो है सतवाहनास। और सतवाहनास में भाई मेट्रोनिमिक्स चलता था। मेट्रोनिमिक्स क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र यानी कि गौतमी का बेटा सतकर्णी, राइट। तो माँ का नाम लगाया गया है अपने नाम में। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मेट्रोनिमिक्स, मम्मी, मेट्रोनिमिक्स। आगे देखिए भाई, बृहदहरयंका उपनिषद में एक लिस्ट ऑफ टीचर्स है और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है बाय मेट्रोनिमिक्स, यानी कि कई सारे जो लोग हैं वो मेट्रोनिमिक्स फॉलो करते थे, बट नॉट मेजॉरिटी ऑफ देम, सम ऑफ देम। तो ये दिस इज अनदर एविडेंस दैट मदर्स वर इंपॉर्टेंट। 2 एविडेंस ये हो गए। अच्छा जी, सतवाहनास के केस में अगर बात करें, सक्सेशन टू द थ्रोन कैसे होता था, वो पेट्रीलिनियल ही होता था, वो पेट्रीलिनी के थ्रू ही, फादर सन ग्रैंडसन ऐसे ही चलता। तो पेट्रीलिनी तो थी, लेकिन नाम में जो माँ का नाम जोड़ा है दैट इज मेट्रोनिमिक्स, उसको मेट्रीलिनी मत बोलना, मेट्रोनिमिक्स फॉलोड बाय सतवाहनास। क्लियर, ये हमने मैप में देखा है, सतवाहना एम्पायर हमारा ये सेंट्रल इंडिया में स्ट्रेच हो गया था, राइट। दिस इज सतवाहना रूलर का एक हम देख सकते हैं। दिस इज द बृहदहरयंका उपनिषद, जिसमें मेट्रोनिमिक्स के कई सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के नाम मेंशन है, एंड ये शाखा रूलर की हमारी एक फोटो है। आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे, भेदभाव विद इन, अंदरूनी एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। पहले विद इन द कास्ट यानी कि कास्ट सिस्टम देखेंगे, फिर क्या कास्ट के अलावा बियॉन्ड द फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कास्ट की बात करते हैं। हमने देख लिया था सोशल ग्रुप, सोसाइटी में जो ग्रुप्स बने हैं वो कास्ट है। धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में जो रूल्स लिखे हैं उसमें बताया है कि कैसे जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 सोशल ग्रुप्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्ण, 4 वर्ण है, वर्ण, ठीक है, वर्णास भी कह सकते हैं, वर्णास 4 वर्ण है, 4 सोशल ग्रुप हैं, उनके ना आइडियल ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में। आइडियल ऑक्यूपेशन यानी कि भाई ब्राह्मणास जो है उनका क्या काम है, ठीक है, क्षत्रियास जो है उनका क्या काम है, आपके वैश्यास जो है उनका क्या काम है, शूद्रास जो है उनका क्या काम है, आइडियल, राइट, एक्सपेक्टेड जो उनसे कि वो ये काम करें। क्लियर, चलो जी देखते हैं। पहले हायरार्की तो हम सबको पता है, वापस एक बार बेसिक है। चलो, शुरू में ऊपर सबसे हैं ब्राह्मणास, फिर हैं क्षत्रियास, फिर हैं वैश्यास, और फिर एट द लोएस्ट पेडेस्टल इज शूद्रास, ठीक है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, राइट। ब्राह्मणास सबसे ऊपर है, वर सपोज टू स्टडी, पढ़ाई करो और पढ़ाओ किसको, जो वेदास हैं, राइट, जो हमारे वेद पुराण हैं, जो सांस्कृतिक टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनको आप देखेंगे ना, ब्राह्मणास से हमें ऋषि मुनि याद आते हैं, राइट, जो पढ़ते थे और पढ़ाते थे वेदों को, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, है ना, जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करते थे, एंड सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, और साथ ही में गिफ्ट्स लेते भी थे और देते भी थे, राइट। दिस इज द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मणास। बात करते हैं क्षत्रियास की। भाई क्षत्रियास वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, यानी कि वॉर में पार्टिसिपेट करना, लड़ना, राइट, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस।
आप देखेंगे जो किंग्स हैं वो क्षत्रिय होते थे। क्यों भाई? वॉरफेयर करना, लोगों की रक्षा करना, जस्टिस यानी कि न्याय कराना, राइट, स्टडी द वेदास, वेदों को पढ़ना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाना और गिफ्ट्स देना, मेक गिफ्ट्स, डोनेशन करना, ये सब एक क्षत्रिय का काम था। वैश्यास की बात करें तो दे वर एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, पेस्टोरलिज्म यानी कि कैटल को चराना, राइट, गाय शीप आपका, और ट्रेड करना, ये सब वैश्यस का काम था। एंड टॉकिंग अबाउट शूद्रास, दे वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, आपके केवल एक फर्ज है, जो ऊपर 3 हायर वर्ण है इनको सर्व करना, इनकी सेवा करना, इनका काम करना, ठीक है। सो दिस इज द वर्ण सिस्टम एंड द ऑक्यूपेशन। क्लियर? बहुत अच्छे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो मेरी बात। ब्राह्मणास ने क्या किया भाई, ये सब तो लिख दिया हमारी वेदों में, धर्मसूत्रास में, धर्मशास्त्रास में, लेकिन यार लोग मानेंगे कैसे, है ना? इसकी कोई अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि ये माने। तो भाई ब्राह्मणास ने कई सारे तरीके बनाए, स्ट्रैटेजीज बनाई, जिससे वो लोगों पे ये चीज जो है उनको बिलीव करवा सके, एनफोर्स, लागू करवा सके ये राइट ऑक्यूपेशन के जो रूल्स हैं। तो क्या किया? सबसे पहले तो बोल दिया कि भाई ये जो वर्ण सिस्टम है, ये जो सोशल ग्रुपिंग हुई है, वर्ण ऑर्डर है, ये डिवाइन ओरिजिन का है, यानी कि भगवान ने दिया है, डिवाइन ओरिजिन का है। सबसे पहला ये तरीका था। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने किंग्स को बोला कि भाई आपके किंगडम में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके लोग हैं, मेक श्योर करो कि वो सब ये फॉलो कर रहे हैं, ये सिस्टम फॉलो हो रहा है। तीसरी चीज उन्होंने क्या करी भाई, लोगों को मनाया, परसुएड किया कि जो आपका स्टेटस है ये बाय बर्थ डिटरमाइन होता है, राइट, जिधर आप पैदा हुए हो वहीं से आपका ये क्लासिफिकेशन हो जाता है, एंड ऐसे ही आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है। बाय बर्थ का ठप्पा लगाया इधर। और क्या किया भाई, स्टोरीज में, जैसे कि महाभारत हम देखेंगे और टेक्स्ट हम देखेंगे, ये चीजें रीइंफोर्स हुई, ये चीजें लोगों को देखने को मिली कि ऐसा ही चलता है और ऐसा ही होता है। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं महाभारत से, स्टोरी ऑफ एकलव्य इन आदि पर्वाण इन महाभारत, टेक्स्ट बुक सोर्स एकलव्य। तो ये कहानी क्या है भाई, द्रोणाचार्य के पास एकलव्य भी आए थे सीखने आर्चरी, है ना, लेकिन ही वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलर, वो निषादा थे, राइट, यानी कि ही वॉज नॉट ऑफ द सेम सोशल स्टेटस एज द कुरु प्रिंसेस, जो कुरुस थे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोशल डिफरेंस आया, एंड क्योंकि द्रोणाचार्य को नॉलेज थी धर्म की, तो उन्होंने मना कर दिया, राइट, इनकार कर दिया था। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। एक जो हमारा एग्जाम्पल है वर्ण सिस्टम एज अ डिवाइन ऑर्डर का, हमारी ऋग्वेद की एक हिम में, पुरुष सुक्ता में ये लिखा है, द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ एंड of his arms was made of the kshatriyas, his thighs became vaishya and his feet the shudra was born। तो क्या बताया है, अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो जो माउथ है सबसे ऊपर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है आर्म है, राइट, वैश्य है जो उसके थाइज हैं, एंड जो फीट है वो शूद्र है, राइट। तो ये जो पिरामिड था, राइट, जो हायरार्की है वो इस पोयम में दिखाई गई है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है वो है जातीज। अब एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जातीज का। तो भाई कास्ट और जाति में क्या डिफरेंस है? देखो, कास्ट या वर्ण सिस्टम जो हमने बात करी वो 4 वर्ण है, राइट, वहीं जातीज जो है वो देयर इज नो नंबर, मोर हो सकती है, ठीक है। वर्ण इज यूनिवर्सल, जो ब्राह्मण्स ने डिवाइड किया हमारी सोसाइटी को, जातीज इज रीजनल, ठीक है, अलग अलग रीजन पे डिपेंड करते हुए जो लोग इस वर्ण सिस्टम में फिट नहीं हो पाए या फिर कोई और ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं उनको जाति में डाल दिया, राइट। सो इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन बर्थ, बाय बर्थ दोनों ही डिटरमाइन होते, कॉमन क्या है, बाय बर्थ, आप जहाँ पे बॉर्न हुए हैं उसी से ये डिटरमाइन होगा। हाउएवर नंबर ऑफ वर्नास वाज फिक्स्ड एट 4 वर्ण है, लेकिन जाति इस पे कोई नंबर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं और बहुत सारी हैं भी।
तो व्हेनेवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज, जब भी ब्राह्मणास न्यू ग्रुप्स देखते थे, राइट, जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, राइट, उनको निषादा बोला गया, तो दैट वाज अ जाति। ऐसे ही जो गोल्ड स्मिथ्स थे उनको स्वर्णकारा बोला गया, दैट वाज देयर ऑक्यूपेशन, तो ये जाति थी, राइट। तो न्यू ग्रुप्स जो कि उन 4 वर्णों में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके लिए जाति का इस्तेमाल किया जाता था टू क्लासिफाई देम। क्लियर है बात, हाँ या ना? बहुत अच्छे। अच्छा जी, एग्जाम्पल, अब सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मूवमेंट, सोसाइटी का मूवमेंट हो रहा है, मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट हमारी टर्म आती है श्रेणीज या फिर गिल्ड्स। तो ये क्या होते हैं? जो मेंबर्स सेम ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं, एक जाति के, वो ऑफन क्या करते हैं, अपना एक गिल्ड बना लेते हैं, एक हम कह सकते हैं ग्रुप बना लेते हैं, श्रेणी या गिल्ड उसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा वापस चलते हैं, यहाँ पे लिखा है जातिज विच शेयर्ड कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स, एसोसिएशन बना ली अपनी, राइट। वन इंस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल भाई, एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें मंडोसर से इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे बताया है कैसे जो सिल्क वीवर्स थे, भाई जो सिल्क वीव करते थे, सिल्क वीवर्स का एक ग्रुप था, एक गिल्ड था, वो कैसे पहले कहीं रहते थे, फिर चल के वहां से आए, ये पूरी स्टोरी है आपकी यहाँ पे देखो। सिल्क वीवर्स जो शुरुआत में ओरिजिनली कहाँ रहते थे, लता इन गुजरात में रहते थे, फिर वो वहां से मंडासोर माइग्रेट हुए मध्य प्रदेश में, जब मंडासोर का नाम क्या था, दशापुर था। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कैसे वो बहुत मुश्किल जर्नी पे जाते थे अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, राइट। एंड इन्होंने किंग की ग्रेटनेस के किस्से सुने थे, तो वो जाके उनके किंगडम में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुजरात से मध्य प्रदेश मूव किया। अच्छा जी, अब एक मैम डाउट ये आता है कि क्या जो लोग उसमें कुछ मेंबर्स थे जो सेम प्रोफेशन फॉलो नहीं करते थे, क्या ऐसा होता था? जी हाँ, सम मेंबर्स ऑफ द श्रेणी और गिल्ड कुड अडॉप्ट अदर ऑक्यूपेशंस, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं थी आपको यही करना है, राइट। बहुत अच्छे। एक संस्कृत टेक्स्ट है, क्या नाम है टेक्स्ट का? मृच्छाकटिका, जो लिखा है शूद्रका ने, रिटन बाय शूद्रका 4th century CE। तो यहाँ पे जो हीरो था चारुदत्त, उसको बताया गया है कि वो एक ब्राह्मण भी था और एक मर्चेंट भी था, यानी कि वैश्य का जो प्रोफेशन है ट्रेड करने का, वो एक ब्राह्मण कर रहा है, राइट। तो दीज वर द कॉम्प्लेक्सिटी, सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, यानी कि चीजें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी थी, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट फॉलोइंग नहीं थी इन चीजों की, राइट। एक 5th century इंस्क्रिप्शन है जो 2 भाइयों को डिस्क्राइब करता है जिन्होंने टेम्पल्स को दान किया, डोनेट किया एज क्षत्रिय वानिक्स। तो भाई वो थे वैसे क्षत्रिय, लेकिन उनका प्रोफेशन था वानिक। वानिक तो वैश्यों का प्रोफेशन होता है। तो क्या दिखाया गया है? सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज, समझे बात, कॉम्प्लेक्स थी चीजें, मिक्सचर था, राइट। ऑक्यूपेशन कई बार ओवरलैप भी होते थे, अलग भी होते थे, दीज आर द एक्सेप्शंस। क्लियर एवरीवन? ये सारा आपके सोर्सेज में गिवन है, ये जो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे ला रही हूँ, दीज आर योर बॉक्सेस, पर्पल बॉक्सेस, सोर्सेज, राइट। आगे चलते हैं। अब एक हमारा टॉपिक है नॉन क्षत्रिय किंग्स का, अनदर एग्जाम्पल, कि भाई ऐसे किंग्स जो कि क्षत्रिय नहीं थे, यानी कि जिनका ऑक्यूपेशन में किंगशिप था ही नहीं, बट फिर भी वो किंग्स बने, राइट। तो भाई देखते हैं कौन से वो किंग थे और वो एक्चुअल में कौन से वर्ण ऑर्डर से थे। तो भाई सबसे पहला जो हमारा नेम है वो है मौर्यास का। भाई मौर्यास माना जाता है अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मौर्यास जो है वो लो ओरिजिन के थे। ब्राह्मणिक टेक्स्ट्स में मिला है कि मौर्यास वर ऑफ लो ओरिजिन, मेंशन तो नहीं है कौन सा वर्ण था, लेकिन लो ओरिजिन बोला गया है। तो एक्सेप्शन में भाई मौर्यास हैं। फिर है शुंगास और कन्वास। आपको याद है ना, हमने जो पूरी टाइमलाइन बनाई थी कौन सी किंगडम कब आया, तो उसमें शुंगास और कन्वास जो थे वो भी आए थे, राइट। सो शुंगास जो है ब्राह्मणास थे और कन्वास भी ब्राह्मणास थे। तो इवन ब्राह्मणास वर किंग्स, यानी कि वो क्षत्रिय वाला ऑक्यूपेशन करे थे। दीज आर ऑल एक्सेप्शंस। नंबर 4 पे है शाकास। शाकास वर आउटसाइडर्स जिनको म्लेच्छास बोला जाता था और बारबेरियंस, राइट।
म्लेच्छास और बारबेरियंस, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी संस्कृत नहीं थी, वो बाहर से नोमैडिक पीपल आए थे, राइट। टॉकिंग अबाउट सतवाहनास, सतवाहनास माना जाता है देवर ब्राह्मणास, रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी थे। हमारे आ जाते गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, who claimed to be both a unique Brahman and a destroyer of the pride of Kshatriyas, very important, who was known to be a unique Brahman and the destroyer of the pride of Kshatriyas. It is Gautami Putra Shri Satkarni, who was a Satvahana ruler. क्लियर। ये नॉन क्षत्रिय किंग्स का फेवरेट आंसर बनता है और कई बार बोर्ड्स में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसका आप प्रॉपर बुक से पॉइंट्स में आंसर बना लेंगे, इससे आपकी टेबल से याद हो जाएगा भाई। मौर्यास लो ओरिजिन, शुंगास कण्वास ब्राह्मणास, शाखास आउटसाइडर्स, बारबेरियंस म्लेच्छास एंड सतवाहनास ब्राह्मणास। क्लियर, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको बहुत पसंद आएगा ये। अब हम वर्ण सिस्टम छोड़ रहे हैं, अब हम बियॉन्ड वर्ण, राइट, बियॉन्ड द कास्ट सिस्टम देख रहे हैं, बियॉन्ड 4 वर्णास। अब ये बियॉन्ड 4 वर्णास के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इंटीग्रेशन, कैसे वर्ण सिस्टम के साथ जो बाकी आउटसाइडर्स हैं जो वर्ण सिस्टम में नहीं आते वो इंटीग्रेट करते थे, यानी कि थोड़ा कोऑपरेट करते थे, ट्रेड भी करते थे या फिर सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी करते थे। और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो है सबऑर्डिनेशन, कैसे उन्हें दबाया जाता था या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है, क्लियर। तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पहले की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका टॉपिक है दिस इज ऑन पेज नंबर 64 इन द बुक, राइट। तो भाई हमेशा से ही बहुत से ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को, जो ब्राह्मणास ने लिखा है उसको फॉलो नहीं करते थे, राइट। एंड उनमें ही कौन कौन आता था भाई? सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है निषादास, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, यानी कि फॉरेस्ट में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, राइट। ठीक है, हंटर्स हो गए वो भी, राइट, वो बहुत अच्छे। दूसरे लोग कौन आ गए? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमैडिक यानी कि जो बंजाराज होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ऐसे। सो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट यानी कि जो कैटल को चराते हैं। सो दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, ये सेटल्ड पीपल नहीं थे। तो दूसरे ये हो गए। तो पहला फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, एग्जाम्पल नोन एज निषादास। दूसरे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट हो गए, और तीसरे हो गए नॉन संस्कृत, जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते, नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस जो बोलते थे। ठीक है, सो दीज 3 टाइप्स ऑफ पीपल वर कंसिडर्ड टू बी आउटकास्ट। ब्राह्मणास ने इनको ऑड बोला है, अनसिविलाइज्ड बोला है, एनिमल लाइक, राक्षस बोला है अपने टेक्स्ट्स में। क्लियर बात, राइट। सो दीज वर कॉल्ड राक्षसास बाय ब्राह्मणास इन देयर टेक्स्ट्स। क्लियर। चलो भाई, अच्छा जी, तो हमारा देख लिया हमने फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हंटर्स, निषादास, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स एंड नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस वाले बोलने वाले लोगों को म्लेच्छास बोला जाता था। एग्जाम्पल में हमारे शाकाज हैं, आउटसाइडर्स, राइट, बहुत अच्छे। बट लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं है कि इनसे कोई बात ही नहीं करता था, एकदम कॉर्नर कर देते थे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ था बिटवीन दीज पीपल एंड द वर्ण सिस्टम, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रस, सबका इन आउटसाइडर्स के साथ भी सोसाइटी में रोल रहा है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। एग्जाम्पल है हमारा जो सोर्स है ना, अ टाइगर लाइक हस्बैंड, दैट इज आवर एग्जाम्पल। तो हमारी हिडिंबा और भीम की कहानी है, राइट। कैसे हिडिंबा वॉज फ्रॉम द राक्षस क्लैन एंड शी फेल इन लव विद भीम, राइट, एंड कैसे फिर इवेंचुअली दे गॉट मैरिड, राइट। सो हिडिंबा एंड भीम आप देख सकते हो यार, क्षत्रियास और राक्षस क्लैन में रिलेशन हुआ, शेयरिंग ऑफ आइडियाज हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। दिस इज वन अमेजिंग एग्जाम्पल। पूरा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी की तरह पढ़ लेना, राइट, बहुत अच्छे। अब हमारा आता है नेगेशन वाला, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन यानी कि किसी को दबाना, अपने से कम समझना, एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हमेशा ऑपोजिट, वाद विवाद रहना। तो यहां पे हम बात करेंगे चंडालास की। चंडालास were the group of people जिन्हें ब्राह्मणास ने अनटचेबल्स
कैटेगराइज किया था, अछूत, राइट। तो भाई हमेशा से चलो आउटसाइडर्स तो थे ही, लेकिन कुछ ऐसे सोशल कैटेगरी के पीपल थे जिनको ब्राह्मणास ने अनटचेबल्स लेबल कर दिया था, अछूत। तो भाई उन्होंने ये नोशन बनाया कि कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पूजा पाठ करना, रिचुअल्स परफॉर्म करना, ये सब प्योर होती हैं और ये अनटचेबल्स ना ही कर सकते हैं। और अगर आप वर्ण ऑर्डर में हैं एंड तब भी आप अनटचेबल्स से खाना ले रहे हैं या उनको टच कर रहे हैं तो आप इम्प्योर हो जाओगे, समझ रहे हो। दिस वॉज द काइंड ऑफ नोशन विच वॉज इवॉल्व्ड बाय ब्राह्मणास टूवर्ड्स द चंडालास, द अनटचेबल्स। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शार्प सोशल डिवाइड आ गया। तो भाई चंडालास के क्या काम बताए गए थे? हैंडलिंग ऑफ कॉप्स, जो डेड बॉडी है उसको जो हैंडल करेगा, उसको जो ले जाएगा, उसका जो क्रिमेशन करेगा, वो चंडालास का काम है, राइट। तो कॉप्स और डेड बॉडीज को हैंडल करना जो कि पल्यूटिंग माना जाता था, वो चंडालास का काम था एज पर ब्राह्मणास। और भाई वो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे क्रिमेशन की, राइट, चाहे वो डेड एनिमल्स हो उनको दफनाना, जलाना बॉडीज़ को, ये सब जो पल्यूटिंग माना जाता था, जो नेगेटिव काम था, वो चंडाला से कराते थे, राइट। ऐसा बोला जाता था कि अगर छू लिया या फिर अगर देख भी लिया है चंडालास को तो आप पल्यूट हो रहे हैं, इम्प्योर हो रहे हैं। सो दैट इज वाई चंडालास वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, सबसे नीचे, राइट। मनुस्मृति में हमें देखने को मिला है कि कैसे चंडालास को बोला जाता था आप विलेज के बाहर रहेंगे, आउटसाइड द विलेज। जो बर्तन डिस्कार्ड कर दिए हैं लोगों ने, फेंक दिए, आप वो यूज़ करेंगे एंड जो मर गए हैं उनके क्लोथ्स पहनेंगे। यू विल बी वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड जो आप ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरी है, वो केवल आप आयरन की ही पहनेंगे, राइट। नो गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स, राइट। सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट विच वॉज गिवन। तो ये क्या शो कर रहा है? सबऑर्डिनेशन शो कर रहा है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है, राइट। सो चंडालास हैड टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स। एग्जीक्यूशनर्स यानी कि जब किसी की डेथ हो गई है तो जो पूरा प्रोसेस है वो करेंगे, राइट। अच्छा, अब दो हमारे पास चाइनीज ट्रैवलर्स के नेम है इंपॉर्टेंट, फाजियान एंड जुआनजैंग। फाजियान 5th सेंचुरी और जुआनजैंग 7th सेंचुरी। फाजियान ने 5th सेंचुरी में जब वो आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने लिखा कि कैसे अनटचेबल्स हैं उनको ना उनके वो हाथ में क्लैपर या फिर ऐसे घंटी वंटी बजा के आते थे गांव में, ताकि कोई भी उन्हें देखे ना, सबको पता चल जाए चंडाला जा रहे हैं, देखो मत, राइट। सो दे हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट वाइल वॉकिंग। समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल है कि कैसे होता था उस टाइम पे। जुआनजैंग ने 7th सेंचुरी में जो आए थे उन्होंने बताया कैसे जो एग्जीक्यूशनर्स और स्कैवेंजर्स हैं they were forced to live outside the city। जहाँ पे सब रह रहे वहाँ नहीं, उधर से बाहर उनको फोर्सफुली सेटल किया जाता था कि आप गांव से बाहर रहेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस टू रिसोर्सेज। दो तरीके के हम एक्सेस टू रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जेंडर्ड यानी कि जेंडर डिफरेंसेस थे या नहीं, और दूसरा वर्ण, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे और वर्ण सिस्टम के बेसिस पे एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट। चलिए, सबसे पहला है हमारा जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। रिसोर्सेज में आपका यही आ जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह। तो भाई महाभारत एपिसोड ऑफ स्टेकिंग द्रौपदी, भाई जब द्रौपदी को दांव पे लगाया गया, इसमें क्या दिख रहा है कि ओनरशिप इश्यूज और जेंडर इनइक्वालिटी। द्रौपदी वाज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी, राइट। Why? Probably because of her gender, she was the wife, right, and she was a woman। तो जेंडर इनइक्वालिटी तो हमें पता चल रहा है महाभारत टाइम पीरियड में। चलिए, दिस वाज एन एग्जाम्पल। नाउ अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, द पैटर्नल एस्टेट, जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है, इट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स। जितने बेटे हैं उतना बंटवारा होगा, एंड जो बड़ा बेटा है उसके लिए स्पेशल शेयर होता है, राइट, उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है। विमेन हमेशा से ही दे हैड नो एक्सेस टू प्रॉपर्टी। विमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। विमेन का प्रॉपर्टी में कोई स्टेक नहीं है। हाउएवर women were allowed to retain the gifts।
गिफ्ट्स उनके खुद के होते थे जो उनको मिलते थे अपने मैरिज के ओकेजन पे, राइट। सो ऑल द गिफ्ट्स दैट वर गिवन टू द वुमेन ऑन हर मैरिज वर नोन एज स्त्रीधन। स्त्रीधन उसका खुद का, अ वुमेन्स वेल्थ, हर ओन ओनरशिप, उसकी खुद की ओनरशिप है उस पे, ठीक है। स्त्रीधन बोलते थे, जो भी उसको वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो उसके लिए है, एंड नो वन एल्स हैड अ share in that. Wealthy women such as Vakataka Queen प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता हमने लैंड ग्रांट्स में भी पढ़ा, राइट, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। मे हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्योंकि हमने देखा है उन्होंने लैंड ग्रांट किया है, तो भाई प्रॉबेबली जो क्वींस थी, वेल्दी रिच फैमिली की औरतें थी, शायद उनके पास लैंड होता था, कैटल होता था, मनी होता था, राइट, जो कि नॉर्मली बात करें तो मैन कंट्रोल करते थे, लेकिन वेल्दी विमेन हो सकता है एक एक्सेप्शन हो। चलिए जी, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन वर शार्पन्ड, और ज्यादा डिफरेंस पैदा हो गया जेंडर के बेसिस पे बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्लियर है, तो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस था। अब चलते हैं वर्ण सिस्टम एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो भाई वर्ण में ब्राह्मणास और क्षत्रियास दे वर रिच, राइट, किंग्स एंड प्रीस्ट्स वर रिच, ओके, तो ऑब्वियसली दे हैड प्रॉपर्टी। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड, जो बाकी ऊपर वाली वर्णा से उनको सर्व करना, वाइल बाकी जो 3 वर्ण है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन दी गई थी, है ना। बुद्धिस्ट्स, अब बुद्धिस्ट्स की बात करें तो भाई जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे वो इन सारे डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज तो कर रहे थे, देख तो रहे थे, लेकिन वो इनको फॉलो नहीं करते थे एंड ना ही इनको मानते थे कि ये नेचुरल है, डिवाइन है, ऐसा वो नहीं मानते थे, और इनफ्लेक्सिबल यानी कि स्ट्रिक्ट भी नहीं मानते थे, राइट। बुद्धिस्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट करते थे जो आइडिया ऑफ क्लेम्स है टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बर्थ के बेसिस पे, चाहे वो आपका वर्ण सिस्टम हो या कोई भी और डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ, वो मानते थे। बुद्धिस्ट कहते थे वी डू नॉट अग्री एंड वी डू नॉट फॉलो दिस नोशन जो ब्राह्मणास ने बनाया है, राइट। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे एक सोर्स में, एक वेल्दी शूद्रा था, उसकी स्टोरी है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यमा निकाया में, राइट, बहुत अच्छे। तो इस टेक्स्ट में कॉन्वर्जेशन है एक बुद्धिस्ट डिसाइपल, बुद्धिस्ट फॉलोअर और एक राजा के बीच में, जहाँ पे वो सवाल उठाता है कि अगर कोई शूद्रा वेल्दी हो तो भी क्या उसके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। तो ये सोर्स भी पढ़ लेना। बच्चा ये ध्यान रखो कि अब जो है पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस किया गया है, यानी कि आपको सोर्सेज इन हिस्ट्री आर योर एवरीथिंग, भर भर के एग्जाम्पल्स देने आंसर्स में, और सोर्सेज बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, दे आर जस्ट लाइक स्टोरीज, आपको केवल पढ़ने हैं, कुछ याद भी नहीं करना, क्योंकि वो सिंपली कोरिलेट हो रहा है हमारे टेक्स्ट के साथ, राइट, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बैक टू महाभारत आते हैं एज अ टेक्स्ट, एज अ सोर्स। तो भाई एक बेसिक सी चीज़ है, हिस्टोरियंस के जब पास कोई एक टेक्स्ट आता है वो कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी गई है, राइट। सो मल्टीपल लैंग्वेजेस, प्राकृत भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकती है, राइट। तो लैंग्वेज, फिर काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, किस तरीके का टेक्स्ट उस में रिटन है, स्टोरीज हैं, मंत्रास हैं, श्लोक है, पोयम है, क्या है ना। फिर वो ऑथर कौन था, उसका पर्सपेक्टिव लेने के लिए ऑथर कौन था, किसने लिखा है वो जानना इंपॉर्टेंट होता है, और किसके लिए लिखा है वो जानना इंपॉर्टेंट होता है पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। एंड वो ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं कि किस डेट में, किस टाइम पीरियड में ये टेक्स्ट लिखा गया था एंड कहाँ पे, कौन सी जगह पे ये कंपोज किया गया था। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स जो एक टेक्स्ट को लेके हिस्टोरियंस एनालाइज करते हैं। एंड कमिंग ऑन टू महाभारत, हम ये चारों चीजें पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस का क्या कहना है विद रिस्पेक्ट टू महाभारत। चलिए, तो सबसे पहले लैंग्वेज एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज और काइंड पढ़ते हैं नंबर 1 और नंबर 2। तो भाई लैंग्वेज ऑफ महाभारत संस्कृत, ठीक है,
काफ़ी रीजनल वेरिएशंस भी थे, लेकिन जो सांस्कृतिक टेक्स्ट थे उनको रेफर किया गया और उनमें से जो कॉमन था वो निकाला गया। दूसरी भाई कंटेंट किस टाइप का टेक्स्ट था, काइंड क्या था, दो तरीके के थे, दो सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कंटेंट ऑफ महाभारत को। सबसे पहला है नैरेटिव सेक्शंस, नैरेटिव यानी कि कहानियां, स्टोरी जो चल रही है महाभारत की, राइट, स्टोरीज, राइट। एंड दूसरा है डाइडैक्टिक, राइट, डाइडैक्टिक सेक्शंस। इसमें क्या आ जाता है कि आप उन स्टोरी से लिंक कर रहे हो लेसन्स को, मॉरल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को ऑफ सोसाइटी, कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स। सोसाइटी में ऐसा ही होता है, देखा जैसे महाभारत में हुआ। तो नैरेटिव इज स्टोरीज एंड डाइडैक्टिक इज योर सोशल रूल्स, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए। तो दो टाइप के टेक्स्ट थे इन महाभारत। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। ऑथर ऑफ महाभारत पे चलते, कौन था भाई ऑथर की अगर हम बात करें, दिस इज आवर नंबर 3। तो भाई कॉम्पोजिशन ऑफ महाभारत ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, बोला जाता है कि व्यास, राइट, एक ऋषि मुनि थे, सेज थे, वेद व्यास, उन्होंने ये लिखी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस वो बोलते हैं कि महाभारत किसी एक ऑथर ने नहीं लिखी है, इट इज नॉट अ वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर। लेकिन ओरिजिन ऑफ द स्टोरी कि किसने एक्चुअल ये जो स्टोरी है वो लिखी थी, ये बोला जाता है कि भाई जो चैरिटियर बार्ड्स थे, यानी कि जब एक किंग वॉर पे जाता है तो जो उसकी चैरिटियर चलाता है ना, सारथी जो होता है, जैसे कृष्ण जी ने जब अर्जुन का साथ दिया तो दैट टाइम ही वाज एक्टिंग एज अ चैरिटियर बार्ड्स। तो भाई जो ये लोग थे जो चैरिट चलाते थे, इन्होंने जो है ये ओरिजिनल स्टोरी कंपोज करी एंड इनको बोला गया है सूतास, दे वर नोन एज सूतास, राइट। एंड बोला गया है भाई शुरू में ओरिजिनली महाभारत 10,000 वर्सेस 10,000 स्टैंजा से कम की थी, लेकिन बाद में ये इतनी 1 लाख प्लस वर्सेस की बन गई, राइट। सो ऑथर अनक्लियर है, ट्रेडिशनली वेदव्यास माने जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली बोलते हैं कि चैरिटियर बार्ड्स थे जिन्होंने ये कंपोज करी, राइट। वो जो देखते थे आके बताते थे एंड वही फिर लिखा जाता था, राइट। बहुत अच्छे, तो तीसरी चीज भी हो गई ऑथर। अब चलते फोर्थ पे, डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, राइट। तो डेट को भाई हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है 5th सेंचुरी BC, आपका 500 BC, द फेज ब्राह्मणा स्टार्टेड राइटिंग महाभारत, पीरियड ऑफ चीफडम, कुरुज एंड पंचालास बिकमिंग किंगडम्स, राइट। यहाँ चीफडम चीफ्स थे, राइट, कुरुज और पंचालास जो हैं फिर धीरे धीरे किंगडम्स में बदल रहे थे। सेकेंड फेज हमारा आया 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE। इस टाइम पे विष्णु जी की पूजा शुरू हो गई थी, वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, राइट। कृष्ण को जो है विष्णु से आइडेंटिफाई किया गया, महाभारत की स्टोरी के साथ साथ चल रहा है, देख रहे हैं। फिर लास्ट पे 2nd सेंचुरी से 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी, दिस वाज यहाँ पे एंड फेज में जो है यहाँ पे सोशल नॉर्म्स को इंटीग्रेट किया गया। मेन तो स्टोरी ओरिजिनली थी और ये जो डाइडैक्टिक पार्ट है ये बाद में ब्राह्मणास ने डाला, जिससे वो अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने नॉर्म्स को और ज़्यादा अथॉरिटेटिव दिखा सके। सो लार्ज डाइडैक्टिक सेक्शंस रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड ड्यूरिंग द लास्ट लेग, आपका 2nd सेंचुरी, आपका 200 CE से 400 CE, एकदम एंड में, राइट। महाभारता ग्रू टू 1 लाख वर्सेस, इट वॉज एट दिस टाइम, थर्ड फेज में जो है 1 लाख स्टैंजास तक महाभारत हमारी पहुंच गई। समझे बात? बहुत अच्छे। तो भाई अब हमारा डेट हो गया है, अब मे बी हम लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे लिखी गई। तो भाई महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट, डायनामिक यानी कि एवर चेंजिंग, समझे। ओवर द सेंचुरीज, कई 100 सालों में वर्जन्स, अलग अलग तरीके के वर्जन्स जो है महाभारत के वो लिखे गए थे इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, राइट। तो महाभारत एवर चेंजिंग एक टेक्स्ट है जो अलग अलग भाषा में ओवर द ईयर्स लिखी गई है। तो भाई कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कुछ रीजन में ही
लोगों को पता थी, लेकिन फिर भी हमें स्टोरी में मिलती है मेन महाभारत में। एंड वहीं जो सेंट्रल स्टोरी है, जो मेन वॉरिंग कजन्स वाली स्टोरी है, वो भी अलग अलग तरीके से रीटोल्ड बताई जाती है, अलग अलग। देखो, अगर एक चीज कोई हुई है राइट, तो उसको लोग अपना मक्खन मस्का मसाला सब लगा के पूरा अलग अलग बताएंगे ही, तो वो रीजनल डिफरेंस तो है ही राइट। एग्जाम्पल भाई, कुंती ओ निषादी रिटन बाय महाश्वेता देवी, यहाँ पे आपका सोर्स आएगा, रीड द सोर्स, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ महाभारत वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, स्कल्पचर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू महाभारत बताई गई है। और भाई साथ साथ प्लेज भी होते हैं, आर्ट्स परफॉर्म की जाती हैं, प्लेज, डांस, ड्रामा एंड अदर काइंड ऑफ नरेशंस भी हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं राइट। बहुत अच्छे। जब महाभारत एज ए डायनेमिक टेक्स्ट आएगा, हमें क्या बताना है? सबसे पहला तो वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस बतानी है राइट, ठीक है। दूसरी चीज रीजनल वेरिएशंस बतानी है स्टोरी की। तीसरी चीज हमें स्कल्पचर एंड पेंटिंग बताना है, दीज आर योर पॉइंट्स। एंड फाइनली हमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें हमारा प्ले, डांस, अदर नरेशंस आ जाता है। दीज आर योर पॉइंट्स फॉर महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होके आता है आपका शॉर्ट आंसर में। क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, 4th चैप्टर भी जल्दी आ जाएगा, हमारी पूरी बुक 1 डन हो जाएगी। डोंट वरी, डेफिनेटली हम जो है अच्छी स्पीड से अपना पूरा हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छे एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर डालो। और हमारा पूरा हिस्ट्री का एक रिकॉर्डेड क्लास का कोर्स है जो मैंने लास्ट बैच के लिए लिया था, उसमें मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है, एक एक लाइन समझने में हेल्प चाहिए, तो हमारा बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स ले सकते हो। हमारी वेबसाइट और ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाओगे तो आपको रिकॉर्डेड बैच दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन UR Humanities. Happy learning and I'll see you in the next video. अगर अच्छा लगा तो make sure to like, share and subscribe to the channel. Happy learning.